जो अभी एक इंदौर की रहने वाली हैं रोहिणी गावरी जी, जो वाल्मीकि समाज से आती हैं और एक समय में वो भीम आर्मी आंदोलन से जुड़ी और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके करीब भी रही वो, और आज वो मनगढ़ंत तरीके से राजनीतिक जो षड्यंत्र चल रहा है उसमें वो एक उपकरण के रूप में टूल बन रही है वो। तो पहले तो हम ये जो रोहिणी गावरी जी हैं, इनके दावों की जो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम उनके बारे में पर्सनल, न मुझे किसी ने कुछ बताया है। मैं तो जो वीडियो में जो दावे कर रही हैं उन दावों को मैं अपने अनुभव से मिलान करूंगा, मैच करूंगा और उनको साबित करूंगा वो एक नंबर उनकी झूठ बोल रही हैं वो बहुत सारी चीज़ों को। उनके बहुत सारे वीडियोज आजकल वो बहुत इंटरव्यू में जिस तरीके से इंटरव्यू उन्होंने बहुत बड़ा तोप वाला काम कर दिया है, तो उनके पीछे बड़े बड़े चैनल लगे हुए इंटरव्यू लेने के लिए। हमें भी पता है कि इस तरीके के इंटरव्यू किस तरीके से सेट होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई ना कोई मेन स्ट्रीम पार्टी का बड़ा नेता उसके पीछे खड़ा है। जिस तरीके के जो चैनल, जो प्रोपेगेंडा चैनल उसको उनको इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके दावे देखिए। उनका पहला दावा है कि मैं जून 2021 में चंद्रशेखर जी के करीब गई, 2021 में। ये बहुत बाद की बात है, बहुत जल्दी की बात नहीं है कि ये आंदोलन उस समय तो बहुत हमारा फैल चुका था भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का, और उन्हें नहीं मालूम था कि वो शादीशुदा हैं और इसलिए उन्होंने दोस्ती बढ़ाई। चलिए अब ये मान के चलते कि उनकी कोई दोस्ती थी और वो नैसर्गिक चीज़ है। मैं उसमें कोई इफ और बट भी नहीं करना चाहता। एक महिला और एक पुरुष के बीच में अगर कोई दोस्ती भी होती है तो वो नैसर्गिक चीज़ है, मतलब उसमें कोई ऐसा कोई अपराध नहीं है। हाँ, नैतिक रूप से कुछ बिंदु हो सकते हैं जिन पर बात कर सकते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और वो उन्होंने दावा किया कि मेरे साथ में छल कपट किया, मतलब कि उनको शादी का लालच दिया, उनको बताया नहीं गया कि वो शादीशुदा हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक साथी हैं इंदौर के, विनोद यादव, उन्होंने अभी दावा किया है कि उन्होंने पहली बार रोहिणी जी की बात उन्होंने कराई थी भाई साहब से, चंद्रशेखर जी से, और उनको पहले दिन से मालूम था कि वो शादीशुदा है। या अभी जस्ट 10 मिनट पहले ये हमारे साथी ने लाइव आके दावा किया है। तो और ये मैं भी नहीं मानता कि उनको ये नहीं मालूम होगा, क्योंकि मैं ये भले 2022 में दुनिया को मालूम चला हो कि भाई साहब ने शादी कर ली, उनके एक बच्चा भी है। जो इनर सर्किल के लोग थे, जो हम लोग हैं, जो उनके घर हम जाते थे, तो हमें सब बहुत 2020 से ही मालूम था, उससे पहले से ही, कि भाई साहब ने एक शादी कर ली है। क्योंकि भाई साहब जेल में थे तो स्थिति ऐसी थी कि उन्होंने शादी बिना दिखावे के एक शादी साधारण तरीके से शादी कर ली। चलिए उनकी दोस्ती हो गई, लेकिन उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने पहली मीटिंग से लेके जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, कुछ वीडियोज बनाए, कुछ फोटोज बनाए हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं जो उनकी जो मानसिकता है उस पर प्रश्न उठते हैं कि अगर कोई भी लड़की ये दावा करती हो कि मैं उनके साथ में भावनात्मक रूप से जुड़ी थी, तो इतना तो मैं भी एक इंसान हूं, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी लड़की पहले दिन से सबूत इकट्ठे नहीं करेगी कि मैं इन सबूतों को एक न एक दिन मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। या तो वो लड़की उस पहले से इनसिक्योर थी, उसे मालूम था कि शादीशुदा है और मैं इसे शादी करना चाहती हूँ, और जिस दिन वो शादी नहीं करेगा या एफआईआर पट होगी तो मैं इन सबूतों को सामने लेके आऊंगी, ब्लैकमेल करूंगी। या तो उनके दिमाग में ये है, इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा, या उनके दिमाग में पहले दिन से तय है कि मैं तो आई ही इस पर्पज से हूँ क्योंकि उनके पिताजी भी कांग्रेस से ही लीडर हैं। और मैं बताऊंगा कि ये जो सारा षड्यंत्र चल रहा है इसमें कांग्रेस कैसे इन्वॉल्व है, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे उसी बात पर। तो उन्होंने जिस तरीके से पहले दिन से ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग की, और समय समय पे आप बिंदु देखिए कि उन्होंने कैसे कैसे अभी दावे हैं और किस किस तरह पे उन्होंने छवि खराब करने की, बदनामी करने का प्रयास किया। वो भी उनकी हम लोग मानसिकता को देखेंगे उन चीज़ों से कि उनकी क्या मानसिकता रही है। उन्होंने रिकॉर्ड किया है सारी चीज़ों को। वैसे क्षण अगर आपके कोई मित्र भी है, एक बात बताइए, एक उन्होंने भाई साहब एक इमोशनल हो रहे हैं किसी विषय को लेकर, मुझे नहीं पता किस बात को लेकर इमोशनल हुए। हमारे भाई साहब एक इमोशनल हैं, इसीलिए वो इतने लोकप्रिय भी हैं। मैं तो मानता हूँ कि इमोशनल होना आदमी की कमजोरी नहीं है, नेता को इमोशनल होना चाहिए। अगर इमोशनल है नेता तभी वो जनता से कनेक्ट होता है, जनता की
परेशानियों को भी समझ पाता है। आज चंद्रशेखर जी अगर रात दिन दौड़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एक जो भावनात्मक जो ताकत उनको जो मिल रही है, जो भावनात्मक जो उनका एक चरित्र है, इसी वजह से उनको ताकत मिलती है। उनकी भावनाएं जो लोगों से जुड़ी हुई, इसलिए वो भागदौड़ कर रहे इतना। तो उन्होंने एक जो, अगर कोई भी आपका मित्र भी है, आपका दोस्त भी है, अगर वो आपके बहुत ही व्यक्तिगत क्षण होते हैं कि आपसे किसी बात को लेके वो भावनात्मक हो गया, जैसे कि किसी व्यक्ति को, आपके किसी मित्र को कहीं से धोखा मिला या एक बहुत बड़ी हार मिली, निश्चित रूप से वो एक इमोशनल होगा इन चीज़ों को लेके कि इतना करने के बावजूद भी ऐसा। और आप उन इमोशनल जो भावनात्मक क्षणों को आप रिकॉर्ड करते हो और बाद में उनको आप वायरल करते हो, ये कितनी शर्म की बात है। क्या ऐसा इंसान दोस्ती करने लायक है, दोस्ती का लायक है वो इंसान? इन मैडम ने 2023 में वो वीडियो जारी की चुनाव के समय। हकीकत ये थी, कुछ देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर उधर से हम लोग बैठते हैं तो चीज़ें आ जाती है। इनकी इच्छा थी, इनके पापा की इच्छा थी, कांग्रेस में है इनके पापा रोहिणी गावड़े जी का, शिव गावड़े जी नाम है, उन पर भी आऊँगा। उन्होंने मुझे तो कॉल भी किया है और धमकी भी दी है कि मेरे को देख लेंगे राजस्थान में। बड़ी हिम्मत हो जाती है इनकी, जाने कहाँ से कॉल नंबर लिया, मुझे कॉल भी कर दिया, क्योंकि सवाल नहीं पूछे, सवाल उनसे बर्दाश्त नहीं है। तुरंत 20,000 से ज़्यादा लोगों को ब्लॉक किया हुआ है रोहिणी गावड़े जी ने। किसी के सवाल नहीं लेती हैं वो केवल सवाल दागती हैं। वो सवाल दागती हैं, किसी को जवाब देने का मौका नहीं देंगी और दूसरे के सवालों का भी जवाब नहीं देंगी। ऐसा उनका व्यक्तित्व है। उन्होंने 2023 में जब चुनाव थे राजस्थान मध्य प्रदेश के, तब भी उन्होंने एक तरफी खोल दिया मोर्चा चंद्रशेखर जी के खिलाफ में छवि खराब करने का। और वो गुस्सा किस बात का था? वो गुस्सा इस बात का था कि वो दबाव बना रही थी कि आप है ना वहाँ पे कांग्रेस को सपोर्ट करो मध्य प्रदेश में। अब एक बात है, कोई नेता होता है, नेता फैसला लेता है जनता के दबाव में। नेता फैसला लेने को स्वतंत्र नहीं होता है, चाहे मैं हूं, चाहे आदरणीय चंद्रशेखर जी हो, चाहे कोई भी हो। बहुत सारे जो फैसले लिए जाते हैं, हमारे जो नेता हो जो फैसले लेता है जनता के दबाव में लेता है। जहाँ पे अगर सम्मानजनक अगर समझौते नहीं है, मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में भी कांग्रेस गठबंधन करना चाहती थी बीमार में आजाद समाज पार्टी से, लेकिन सम्मानजनक नहीं था, इसलिए वो नहीं किया गया। आप कहते हो यार एक दो तो बन ही जाते, ठीक है एक दो बन जाते, लेकिन एक इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े आंदोलन के हम वारिस बनने का, उत्तराधिकारी होने का दावा ठोकते हैं कि हम काशीराम जी का आंदोलन के उत्तराधिकारी हैं, और एक दो चार सीटों पे हम गठबंधन करें तो फिर वो समाज का ही सम्मान गिर जाएगा। यही यूपी में भी हुआ। जो कुछ लोग जो अनपढ़ टाइप के लोग जो मखौल उड़ाते हैं, उनको पता है कि ठीक है कि 3-4 सीटें तो ऑफर आखिरी में भी कर रहे थे, और वो भी दबाव में उनको रोका गया था, लेकिन उनको मना किया था कि नहीं किया था। आज हमारे लोग एक एक सीट के लिए पाँव में पड़ जाते हैं, मनुवादी पार्टियों को नीचे बिछ जाते हैं, बिछ। ये हिम्मत चाहिए होती है किसी नेता में, एक जो खुद कुछ भी नहीं था, जो आदमी खुद एक एमएलए नहीं है और कुछ भी नहीं है, एक पार्षद भी नहीं है, उसकी हिम्मत देखो कि अगर 3 सीटें भी ठुकरा रहा है तो हमें इस बात की दाद देनी चाहिए, चाहे हम उस पार्टी से कनेक्टेड हैं या नहीं है। लेकिन हमारे लोगों ने टांग खींचने का वो मौका भी, जो खासकर मैं मायावती जी के समर्थकों के बारे में बोल रहा हूँ, एक भी मौका नहीं चूकते कि वो टांग न खींचे। और मैं बताऊंगा अभी 2 मिनट में कि कैसे आविर्भाव हुआ है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के आंदोलन का, इसी लाइव में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बात कर लूँ रोहिणी गावड़े जी पे। इन्होंने 2023 आखिरी में भी ये किया, फिर उन्होंने कुछ पोस्ट डिलीट करी, फिर इन्होंने अपने आप ही बैक हुई, फिर इनके आप मौके देखिए कैसे मौके पे आते हैं, उनके दावे देखिएगा। फिर 2024 में इधर लोकसभा चुनाव होता है, और ये बात पूरे राजनीतिक गलियारों में थी कि जो कांग्रेस का जो यूपीए गठबंधन जो है, जो गठबंधन बन रहा है, और यूपी में खासकर वो कांग्रेस सपा गठबंधन है, वो चंद्रशेखर जी को 1 सीट दे रही है, गठबंधन में लेंगे या फिर कैसे भी करके बाहर से समर्थन देंगे, 1 सीट उनके लिए छोड़ेंगे वो। जैसे ही खबर मार्केट में आई तो रोहिणी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बदनाम करने के लिए, और इतनी बदनामी फैलाई। संभवतः ये भी एक कारण था इनकी बदनामी कि कोई भी पार्टी एक नए उसको नहीं लेना चाहती है खतरे को, कि अगर कोई महिला किसी पुरुष पे लाछन लगा रही है तो चुनाव से टिकटिंग फाइनल करने से गठबंधन में पहले से, तो इन्होंने 2024 में 20 दिन तक लगातार हंगामा किया
इतना गंदा गंदा बोला, इतना गंदा गंदा लिखा, वो सारे वीडियो फुटेज डाल रहे हैं। आप किसी से दोस्ती की है तो आप किसी को बदनाम थोड़ी कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपका शोषण होगा तो आप कोर्ट जाइए। लेकिन पिछले 1.5-2 साल हो गए इनको ये सब चीज करते करते। कहीं ना कहीं ये अब मैं कंफर्म हूं कि इन्हें कोई न्याय से मतलब नहीं है, इनको एक महिला होने का फुल फायदा उठाना है। महिला होने के नाते ही वो डायरेक्ट वहां तक पहुंच गई, और महिला होने के नाते ही वो आज वो पूरा एक जो अपने आप को पीड़ित बताने की, उनके चेहरे पे पीड़ितपन दिखता नहीं कि वो पीड़ित है। वो तो ये कि मैंने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मूवमेंट के जो भविष्य के जो उत्तराधिकारी हैं उनको बदनाम करने का मेरे पास कुछ सबूत हैं, और मैं बदनाम करूंगी, और इसी बदनामी के आधार पर जो बदनाम करूंगी, जो विरोधी लोग हैं वो लोग मुझे कुछ ना कुछ मौका दे देंगे। असली तो ये है हकीकत, उनके सारे प्रयास इस ओर हैं कि वो ये बदनामी फैलाकर वो कहीं ना कहीं, जो मैं तो नाम लेता हूं संघ भाजपा में, अपनी जगह तलाश रही है, ये मेरा दावा है। उन्होंने तरह तरह के लाछन लगाए। अब 2024 में उन्होंने खूब, फिर हमने भी क्वेश्चन किए, तब भी क्वेश्चन किए कि तब तक हमें लाइटली ले रहे थे। हमने तो यही पूछा था कि भाई अगर कोई आपकी दोस्ती है तो व्यक्तिगत मामला बैठ के सुलझा लो, और अगर कोई बहन हमारी पीड़ित भी है तो निश्चित रूप से हमारा सॉफ्ट कॉर्नर उसकी तरफ होगा। हम भाई साहब से हमारी शिकायत होंगी। उस समय भी हमने तो, मेरे को भला बुरा इन्होंने तब भी लिखा, टैग करके भला बुरा मेरे को इन्होंने लिखा, गाली नुमा शब्दों का यूज किया। ले हम लोग पचा गए, क्योंकि उससे हमारे भाई साहब का भी सम्मान जुड़ा हुआ था। कुछ ही बोलेंगे तो भाई साहब पे जा रही थी वो। तो फिर क्या हुआ, जैसे गठबंधन में ना लेने की जो खबर आई कि चंद्रशेखर जी को गठबंधन में नहीं लिया जा रहा है, तो ये मैडम अचानक बैक कर गई। यही सवाल मैंने अभी ट्वीट में पूछा था, जिससे बौखलाकर इनके पिताजी ने मुझे गाली दी। मैंने ट्वीट में यही सवाल पूछा था कि जब तक उनके गठबंधन में लिए जाने की खबरें मार्केट में थी, आप उनको गालियां दे रही थी। जैसे ये फाइनल हुआ कि उनको गठबंधन में नहीं लिया, तुमने एक ट्वीट डाला कि मेरी अब उनसे कोई शिकायत नहीं, वो चुनाव जीते, क्योंकि अभी कंफर्म हो चुका था कि अकेले शायद चुनाव ना जीत पाए। हम भी एक बार निराश हो गए थे कि भाई साहब अब अकेले कैसे चुनाव जीतेंगे, अकेले पड़ जाएंगे। वो तो बिल्कुल ही एक निर्दलीय विधायक के रूप में, निर्दलीय लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा होता है, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना है, क्योंकि नई पार्टी है। ये बात अलग है कि वहां पर जो परिवर्तनकामी लोगों ने साथ दिया और भाई साहब को भेजा जिता के, तो नगीना की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार तो निराश हो ही गए, और ये इन्होंने मान लिया कि मैं कामयाब हो चुकी हूँ, और इन्होंने वहीं पे अब समझ में आ गया कि अब दलित समाज जो बहुजनवादी लोग हैं अब इनको छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन करेंगे। ये बैक करके भाग गए कि आप चुनाव जीते, मेरी शुभेच्छा आपके साथ है, और आप चुनाव जीत के जनता की सेवाएं करें। चलिए, हमने कहा कि ठीक है, आपने अभी तक जो बदनामी फैलाई, हमारी तरफ से आपकी भी माफी। अगर आप इसी बात को लेकर अगर माफ कर दे रही है, अगर आपको कोई हर्ट भी हुआ है, कोई बात चीज है, मैं आपके खिलाफ भी नहीं हूँ रोहिणी जी। अब अगर आपकी भावनाएं अगर कहीं किसी से हर्ट भी हुई हैं, तो अगर आपके इतने कहने से भी अगर आपका मन हल्का हो गया बदनामी फैलाने से, तब भी आपको माफ किया हमने भी, और आपने भी हमें माफ कर दिया। क्योंकि आप चंद्रशेखर जी कोई हर्ट नहीं, चंद्रशेखर जी से चला आपकी भावनाओं का उनसे कोई संबंध है, आप उनको कुछ बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे करोड़ों उनके कार्यकर्ता भी है, समर्थक भी हैं, आप उनकी भी भावनाओं को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने भी आपको माफ किया। सारे जो प्रश्न किए उसमें बाद में उस पर बात करेंगे, हमने माफ कर दिया। लेकिन आपने ये शर्त रखी थी कि आप सेवा करना समाज की। आप मुझे, रोहिणी से फिर से मेरा प्रश्न है, आप मुझे ये बताइए कि जब से सांसद बने चंद्रशेखर जी, अगर किसी ने रात को 12 बजे भी ट्वीट कर दिया होगा कि भाई साहब ये ट्वीट करवा दीजिएगा, तो उनके हैंडल से, भीम आर्मी के हैंडल से, राष्ट्रीय आर्य समाज पार्टी के हैंडल से वो ट्वीट बन के आ जाते हैं। आप कोई भी, जो भी इनर सर्किल के 100 लोगों में से अगर कोई भी, ये कितनी बड़ी बात है कि हमारा राष्ट्रीय नेता इतने बिजी शेड्यूल में अगर कोई मुद्दा हम भेज देते हैं उनको कि भाई साहब ये जरा देखिएगा, इस मुद्दे को उठा दीजिएगा, तुरंत लेटर हेड पे आ जाता है, 2 घंटे में, 15 मिनट में ट्वीट आ जाता है। इतना सक्रिय नेता समाज के लिए रात दिन कर रहा है। अब कौन सी वजह हुई कि आप अचानक फिर से एकदम सक्रिय हुई हैं? और अभी आप थोड़ी देर पहले इंडिया में ही थी, 2 जून से पहले आपने तब क्वेश्चन नहीं किया। आप 2 जून से पहले यहाँ पे कोई अपने NGO करके स्टार्ट करके गई है, और उसके बाद आप
स्विट्जरलैंड गई हैं, पता नहीं किस काम से गई हैं, और वहाँ से आपने फिर बकैती करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि आपको मालूम है कि धर्मेंद्र जाटव और जैसे मुझ जैसे लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि आप FIR क्यों नहीं कराती। आपको अपना एक बहाना बनाना था कि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। आप डेट मैच कर लीजिए, 1 तारीख को आपने ये किया कि मैं 1 तारीख को वो कोई आपके NGO का होता है, उसके बाद आप चली गई हैं, और उसी समय से आप शुरुआत है चंद्रशेखर जी को बदनाम करने को लेकर। आपके दावे की हकीकत देते हैं। आप 2021 में कहती हैं आके कि मैंने तो एक गरीब चंद्रशेखर से प्रेम किया था। 2019 और कहो तो 2018 में हेलीकॉप्टर से मीटिंग अटेंड कर रहे थे चंद्रशेखर जी। गरीब तो हैं, क्योंकि एक हेडमास्टर साहब के बच्चे तो बच्चे गरीब ही होते हैं, ले उतने भी गरीब नहीं होते कि वो टी-शर्ट में घूमते हों। आप तो 2021 की बात कर रहे हैं, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में 2018 में शायद अक्टूबर-नवंबर में कार्यक्रम हुआ था, और वो कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से गए थे वो, और उसके बाद से बड़ी बड़ी गाड़ियों में ही वो जाते हैं। किसी कार्यकर्ता से डीजल पेट्रोल का भी पैसा नहीं लेते। समाज उनको सहयोग करने को, जो मायावती जी को इतना बड़ा बना दिया, उसी समाज ने चंद्रशेखर जी को भी सहयोग करना शुरुआत कर दिया था राइट फ्रॉम बिगिनिंग। 2017 में जब मई में जेल में गए थे वो, मैं भी उनसे मिलने गया था, अगर आपको मालूम हो तो, और एक नहीं 4-4 बार। वहां पे बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, नाम भी नहीं ले सकता मैं यहाँ पे। आप कहती हो ना कि गरीब आदमी, ऐसे ऐसे लोग जो मन में आए बहुत मदद कर सकते हैं, और मदद की भी उन लोगों ने। ये मूवमेंट कभी भी आर्थिक रूप से कभी भी हमारा नेताओं को, हमारा समाज कभी कमी नहीं छोड़ता। क्या आप बोल रहे कि मैंने तो गरीब चंद्रशेखर से प्यार किया था, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। और आप तो कहते हैं कि ये भी दावा करते हैं कि आप उनको गाइड करती हैं। CAA NRC का आंदोलन 2021 से पहले का, पूरा भीमा आर्मी का प्रस्फुटन 2021 से पहले का, सारे बड़े मूवमेंट 2021 से पहले के हैं, जब आप थी ही नहीं। जून 2021 से आप कहते हो कि आपकी गाइडेंस से सबका सारा काम हुआ है, आप भाषण लिखती हैं। मेरा दावा है 5 मिनट आप बहुजन राजनीति में आप भाषण नहीं कर सकते बहुजन वैचारिकी पे, क्योंकि आपकी शब्दावली ही बहुजन राजनीति की नहीं है। हम 1 घंटे ही बोलेंगे तो हमारी शब्दावलियां वो हमारी बहुजन राजनीति से निकली शब्दावली है, क्योंकि हम इसमें पले बड़े हैं। हमारी शब्दावली 1 घंटे भी बोलेंगे तो इधर से उधर नहीं होगी। आपकी ना शब्दावली है, और आपका ये दावा कि आपने कोई भाषण लिख के दिए, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप 5 मिनट खुद लगातार नहीं बोल सकती बहुजन राजनीति पर। आपको खुद पता नहीं होगा इतिहास का कि बहुजन राजनीति का इतिहास क्या है, क्योंकि गृहिणी जी खुद ऑनलाइन ये बोल रही है कि उनसे अच्छा प्रेम था, मित्रता थी, और उसी के चलते वो करीब गई हैं। बस उन्होंने एक चीज बोली है, झूठ, कि उनको नहीं मालूम था कि शादीशुदा है। 2022 के में तो पता था शादीशुदा है, मार्च 2022, फरवरी 2022। उसके बाद तो आप छोड़ सकती थी कि भाई ये शादीशुदा है मेरे को। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि भाई साहब जी, चंद्रशेखर जी की पत्नी ने भी इनको सचेत किया कि आप मेरे पति से दूर रहो, उसके बावजूद भी इन्होंने कांटेक्ट करना बंद नहीं किया? क्या ये सच नहीं है? और शुरुआत से इनको बोल रहे हैं कि भाई शादीशुदा है, और ये अभी विनोद यादव जी ने बोला कि पहले दिन से मालूम था कि भाई साहब शादीशुदा है। तो जितना गलत अगर नैतिक रूप से भाई साहब अगर हैं करीब आने में, तो उतना तो आप भी हैं, बल्कि आप ज्यादा हैं। किसी बसे बसाए घर को आप उजाड़ने का प्रपंच कर रही हैं। फिर उससे ज्यादा गलत यूं, अगर आप प्रेम में हैं तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, ऑडियो रिकॉर्ड कर रही है, फोटोज को आप वायरल इकट्ठा कर रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है बाद में बदनाम करने के। तो आपकी तो मनोवृत्ति ही खराब नजर आती है। अब आपके रोज के चैनल आ रहे हैं, हमें नहीं पता है कि कौन लोग हैं जो मध्य प्रदेश में, जो भीमार में आज समाज पार्टी के खराब होने का इंतजार कर रहे हैं। अब मैंने एक सवाल पूछा था कि 2024 में जब आप एक तरफा माफ करके और ये कह के भाग गई थी कि मैं आप समाज की सेवा करो, मेरी सारी शिकायतें खत्म है, अब ऐसा क्या हुआ? मैंने इतना सा सवाल पूछा। आपके पिताजी भवन नदी से ना फोन कर दिए, इनके रोहिणी जी के पिताजी शिव गावरे जी ने मुझे फोन किया और धमकी दे रहे हैं कि मुझे तुम जानते नहीं हो, मैं जयपुर में तुम्हारा ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। हालांकि बाद में हमने भी भजन सुना दिया होंगे कुछ। तो ये मैं चाहूं तो कल उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकता हूं, लेकिन
आप देखिए कि मैं वो रिकॉर्डिंग किसी दिन मैंने रखी हुई है सेव। मैंने उनके पिताजी से ये पूछा कि अगर, मैं तो उनके सामने बहन जी शब्द यूज किया कि अगर मैडम के साथ कुछ हुआ है बहन जी के साथ में, हमने तो उनको एक तरफ एक समय में उनको बहुत बढ़ावा भी दिया। हमने एक बार पूछा भी था भाई साहब से, चंद्रशेखर जी से, कि भाई साहब आप किन किन लोगों को बहुत जल्दी बढ़ावा देते हैं, फिर इनको अपन परख नहीं पाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है। कि नहीं यार ऐसा है, वाल्मीकि समाज थोड़ा सा कमजोर समाज भी है और उनके भी लीडरशिप आनी चाहिए, और इसीलिए आप देखोगे कि पूरी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में वाल्मीकि समाज को बहुत अच्छा स्पेस मिला हुआ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों में जो कार्यकारिणी बनी हुई है, मुझे लगता है कि स्टेट लीडरशिप देने में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कोई मुकाबले में नहीं है आज की तारीख में। इसीलिए उन्होंने बताया भी कि इसीलिए आपको मौका दिया जा रहा है कि भविष्य में एक आप वाल्मीकि समाज के नेता के रूप में उभरे। और यही बात उन्होंने बोली भी, आपने खुद में बोला, उन्होंने बोला अलग संदर्भ में कि मैं चाहता हूं कि इस मूवमेंट का जो आगे के जो उत्तराधिकारी बने वो अपना वारिस नहीं बना रहे थे। आपने खुद स्वीकार किया, उन्होंने आपको बोला कि मैं चाहता हूं कि इस उत्तराधिकारी आप वाल्मीकि समाज के व्यक्ति बने। इसमें आपने उसको क्या घुमा के बोल दिया कि उन्होंने ये बोला कि तुम रोहिणी केवल और केवल तुम इस आंदोलन की वो बन सकती हो वारिस। आपने उसको अर्थ ही बदल दिया। ये कितनी सुंदर बात है कि दलित समाज का एक नेता दूसरी जो जाति उपजातियों से है कि वो कह रहा है कि हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो वाल्मीकि समाज से भी इस आंदोलन के बाद में उत्तराधिकारी बने। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मतलब जो अच्छी चीजें हैं उनमें आप कमी ढूंढ रही हैं, उसमें कमी निकाल रही हैं। आपने एक अभी कल परसों डाला विक्टिम नंबर 1 या 2 पता नहीं क्या, एक अनाथ लड़की ट्रेन में मिली, आपने बोला, और उसको घर ले आए और उसे शादी करा दी। पूरा नहीं बताते आप। उसको पाला, उसके घर का सदस्य बनाया और तब शादी कराई, ऐसा सुनने में आया। तो ये तो अच्छी बात है ना। स्वागत होना चाहिए कि एक अनाथ बच्ची को पाला जा रहा है और उसे अपना बेटा दिया जा रहा है, अगर इसमें सच भी है तो। लेकिन आपने उसमें भी आपने कमियां ढूंढी हैं। आपकी सारी बातें इतनी बोगस है, इतनी बकवास है, एक तरफा है कि आप पे भरोसा करना मुश्किल है रोहिणी जी। और अगर आप में अब जरा सी भी अगर चेतना है तो मेरा ये आपसे ये कहना है कि आप ये तमाशा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी तक तो लोग आपसे सवाल कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप कोई महिला, अगर क्या है नैतिक रूप से आप शादी से पहले क्या एक, ठीक है, एक शादीशुदा आदमी ने दोस्ती की नैतिक रूप से गलत है, लेकिन नैसर्गिक है, किसी के प्रति आकर्षण किसी भी उम्र में पैदा हो सकता है। तो ये गलती तो आपने भी की कि शादी से पहले आप किसी के करीब जा रही हैं, उतना करीब जा रही हैं जिनकी हमारा समाज भी परमिट नहीं करता। नैतिक रूप से भी वो गलत है। और जब आप इतने खुले विचारों की हैं, आप स्विट्जरलैंड यूरोप में रह चुकी हैं, इतने खुले विचारों की हैं, तो फिर इनको शोषण से क्यों जोड़ रही हो आप? आपको शोषण से नहीं जोड़ना चाहिए अगर इन चीजों पे है तो। आज आपकी वजह से, और हाँ सबसे बड़ी दुख की बात, आप शुरू से चमार वर्सेस वाल्मीकि का एक बाइनरी खड़ा करना चाहती हैं। आप आपस में लिंक होके कर रहे हैं। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपको हीरो बनाने में इसी भीम आर्मी के जो चमार समाज के लोग हैं उन्होंने कोई कसर छोड़ी थी जब आप सपोर्ट कर रही थी या खुलेआम बदनामी नहीं कर रही थी? आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे हम लोगों ने, आपको रातों रात हीरो नहीं बनाया था आपको। हमने कब आपकी कास्ट को लेकर आपको टारगेट किया? बताइए आप मुझे। ये दो व्यक्तियों का व्यक्तिगत मामला है। आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कि पूरे वाल्मीकि समाज को वर्सेज जाटव चमार समाज के खिलाफ लड़ाई लड़वाई जाए, और जो दो समाज जो सबसे पीड़ित समाज है वो मिलकर दूसरों से ना लड़े, आपस में सरफटम्बल करें। एक संदीप सिंह जी है वो दिल्ली के, जिन्होंने ऐसा काम किया। उनका तो वीडियो आया, लड़की ने बोला ऑन कैमरा कि परमिट बनाने के लिए मेरा यौन शोषण किया। ठीक है, हमें भी मालूम है कि 10-20 साल के चलने के बाद सब चीजों को तोड़ निकल जाता है, सब सेट हो जाती है, पैसे वैसे देके सब हो जाता है। हम भी जानते हैं चीजों को, बचाव हो गया, ठीक है, हमने स्वीकार कर लिया। उसके बाद कोई उन पर हाथ रखने वाला नहीं था। उन दोनों संदीप जी से उन पर कोई हाथ रखने वाला नहीं था। ये बहुजन आंदोलन के लोग और हम लोग, उन्होंने फिर से उनको कि कोई बात नहीं, हमारा आदमी पे उनको फंसाया गया है, गलत वो किया गया है, हम उनको फिर मौका देंगे, और उन्होंने फिर से हमने उनको स्टार बनाने का काम किया। हालांकि फिर से वो चले गए। बनाया कि नहीं बनाया हमने स्टार उनको? और आज वो बोलते कि इसमें
वाल्मीकि समाज की मीटिंग होनी चाहिए। भाई आपने पूरी वाल्मीकि समाज की तरफ से ठेका लेके वहां पे आप दोस्ती करने गई थी क्या, या पूरे जाटव समाज ने आपका शोषण कर दिया? 2 लोगों का व्यक्तिगत मामला था। आप लोगों को बैठ के इस बात का निस्तारण करना था व्यक्तिगत रूप से, सॉल्यूशन निकल सकते थे। और तब भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे न्याय नहीं मिल रहा, संतुष्टि नहीं मिल रही, तो आपको कोर्ट का रास्ता खटखटाना चाहिए था, वो ज्यादा सम्मानजनक होता। तो आप कोर्ट जाइए। जिस तरीके से मैं देख रहा था भाई चंद्रशेखर जी ने कितने उनके, आप देखो कितना अच्छा उन्होंने बोला, उनमें सारी चीज छुपी हुई है कि भाई मेरे मुंह से अपना पक्ष रखते हुए आरोप प्रत्यारोप में कोई ऐसे शब्द ना निकल जाए कि महिला सम्मान के खिलाफ चले जाए। इसलिए मैं जो भी पक्ष होगा, जो भी मेरे सवाल पूछे जाएंगे, मैं कोर्ट में अपना जवाब दूंगा। आप जाओ कोर्ट में, अगर कोई सचमुच में नैतिक ग्राउंड पे या कानूनी ग्राउंड पे, लीगल ग्राउंड पे अगर कोई भी गलती कोई होगी तो कोर्ट विल पनिश, कौन रोक रहा है उसमें। लेकिन आप वो काम नहीं करेंगे, तमाशा करेंगे। जब जब इंडिया में होती है आप सवाल नहीं पैदा करती हैं, आप जाके बैठ जाती है, फिर बोलती हैं मैं स्विट्जरलैंड में बैठ के कैसे कानूनी कार्रवाई करूंगी। अरे भाई आ जाओ वहां से, हम कर देते हैं आपकी टिकट की व्यवस्था। आपसे लोग सवाल पूछते हैं, आप कोई बंदा अगर इतने हजारों लाखों लोगों में ये बोल दे कि धर्मेंद्र जाटव गाली गलौज करता हो, मेरे को छोटे मोटे से ही एक बुद्धिजीवी समझा जाता है। हम लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, आज तक किसी को गाली गलौज नहीं की होगी, हमें लोग रात दिन गाली देते हैं। और मैंने आज तक सवाल पूछने वालों को ब्लॉक नहीं किया कभी। मैंने ये साफ बना रखा, जो गाली देगा, मेरे माँ बहनों को अपमानित करेगा, मैं उसी को ब्लॉक करूंगा, किसी को गाली देता। आप देख लो हर पोस्ट पे, इसी पोस्ट पे भी कुछ लोग गाली दे रहे होंगे मेरे को, इस लाइव में भी। आपसे सवाल पूछते आप ब्लॉक कर देती, सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया आपने बाइनरी खड़ी कर दी पलट के। आपने अपनी मर्जी है, आपने बोल दिया जय श्री राम फ्रॉम भारत। ठीक है, आपको बीजेपी में अगर मौका मिलता है जाओ ना, आप, हमारी शुभेच्छा आपके साथ में। आप बोल रही हैं कि जो अंबेडकरवादी लोग हैं वो नफरती लोग हैं, हम नफरती लोग हैं जिन्होंने इस देश में 1000 साल से नफरत के अलावा कुछ सहा ही नहीं। और आज अगर हम अपनी ताकत बना रहे हैं या हम लड़ने का प्रयास करें तो नफरती लोग हैं। वाह भाई वाह। और आपको वो बहुत लोग भा रहे हैं आजकल, जिन लोगों ने कहा भी बाबा साहब को गाली देने के अलावा, उनकी देख लो आप पोस्ट उठा के जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, बाबा साहब को गाली देने के अलावा कुछ नहीं करते वो लोग पूरे टाइम। जिन्होंने दलित समाज के खिलाफ षड्यंत्र किए, हमेशा उन्होंने दलितों के खिलाफ में पक्ष रखा, वो लोग आपको भले लोग नजर आ रहे हैं। आप कहते हैं कि अरे नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा, हमको तो सबको भाईचारा बनाना। अरे भाई हमको भाईचारा बिगाड़ेंगे भाई, हम लोग तो प्रताड़ित लोग हैं, हमने नफरत सहन की है। आपने पूरे अंबेडकरी जो आंदोलन से जुड़े लोग, उनका आपने भद्दा सा फोटो खींच दिया कि हम लोग नफरती लोग, नफरत फैलाते हैं। और आप ही सबसे समझदार इंसान है जिनको आइडिया ही नहीं है सवर्ण दलित एकता वाली, और आप बनाइए, बहुत अच्छी बात है। रात दिन कुछ आपने 2-4 अपने आईडी बना लिए वैसे लोगों की, जो रात दिन अब आपके लिए जाटव चमार समाज पर गालियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ में विस्मरण कर रहे हैं। आपकी अकेले की गलती, 2 लोगों की गलती के चलते आप 2 समाज को दूर करना चाहती हैं। ये कितना बड़ा अपराध है, सामाजिक अपराध, ये मानती कि नहीं मानती है? किस व्यक्ति ने, किस जाटव ने आपका विरोध किया है बताओ, किसने गाली गलौज के लिए? मैं आपको आपके ही स्क्रीनशॉट पे बता सकता हूं कि सभी लोगों ने बोला हो कि बहन जी अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप कानूनी कार्रवाई करो, हम आपके साथ में। बोला कि नहीं बोला? मैंने ही बोला है आपको। भाई साहब ये बोल रहे हैं अरे यार तू क्यों चाबी दे रहा है यार जबरदस्ती, हमारे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन जो न्याय की बात है वो तब भी करेंगे। आपको मैंने बोला, लिखा भी मैंने आपको, हर पोस्ट में आप देख लो कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कानूनी कार्रवाई करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन नहीं, आपको कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, बस छींचल इधर करनी है, ऊट पटांगे। आपके एक भी दावे में हकीकत में वो नहीं है। गरीबी, जो आदमी हेलीकॉप्टर से यार मीटिंग अटेंड कर रहा हो, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से 2018 के बाद में चल रहे हो, उनके बोल रहे मैंने गरीब चंद्रशेखर से मैंने दोस्ती करी, ताज्जुब है। आप तो बहुत बाद में आई हो, बहुत बाद में आई हो आप तो। हमने तो करोड़पति अरबपति लोगों को घुटनों के बल बैठते देखा चंद्रशेखर जी के सामने 2020 में, 19 में, इसी देश में बहुत बड़ा करोड़पति 100 करोड़ रुपए वालों को घुटनों के बल झुकते हुए देखा है। क्या गरीबी की बात कर रहे हो आप? चंद्रशेखर जी कोई आदमी नहीं है, वो एक मूवमेंट, जो हमारा जो बहुजन मूवमेंट है,
उसके भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। इसीलिए इस बात का दर्द है कि ये मूवमेंट अकेले चंद्रशेखर जी के परिश्रम से भी पैदा नहीं हुआ है। लाखों करोड़ों युवाओं ने अपनी कुर्बानियां दी है, अपनी 10-10 साल लगाए, तब जाके मूवमेंट खड़ा हुआ। और आपका निशाना चंद्रशेखर जी से नहीं है, आप पूरे मूवमेंट को तोड़ना चाहती हैं, कभी वाल्मीकि वर्सेस चमार की बैनरी खड़ी करके। ये शिकायत है तुमसे। आप लड़े, व्यक्तिगत रूप से क्या दिक्कत आ रही? खूब लड़े, लड़ते रहे, आपका अधिकार है। अगर आपकी किसी दोस्ती है तो दोस्तों को नाराज होने का भी अधिकार है, हम उस अधिकार से आपको वंचित भी नहीं करना चाहते। लेकिन आपका निशाना न्याय नहीं है, मूवमेंट को खत्म करने का है, मूवमेंट को बदनाम करने का है। आज वो लोग जिन पर खुलेआम जो हमारी महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे यौन शोषण के, हमने हमारी बहनों को साथ दिया, जाट बहनें थे, आज उन लोगों को मौका मिल गया तुम्हारे चक्कर में, और तुम शेयर कर रही हो उनकी लिंक, उनके बराबर खड़ा कर दे रहे हो आप। क्या हम लोग अम्बेडकरवादी लोग उनके बराबर हैं? उनके जैसे जिन्होंने हमारी जो आहा को कभी सुनाई नहीं। हम लोग तो तब भी इतने इस बात को लेके कि भाई कैसे भी करके मामला शांत हो, जो भी है, जो भी पक्ष है, अगर आपका न्याय का पक्ष है तो न्याय की जीत हो, आप तो केस करो, जो भी सच हो सामने आ जाएगा, जो भी सही गलत है कोर्ट फैसला कर देगा। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप तो लगातार सबोटाज करना चाह रहे हैं पूरे मूवमेंट को। तो यही बात मैं कहने के लिए आया था कि इनका रोहिणी गावड़े जी का शुरू से लेकर आखिरी तक एक भी दावा लॉजिकल सही नहीं ठहरता है। एक भी दावा। मैंने जब गोली लग गई तो मैंने वहीं से कमान संभाल ली। इनका ट्वीट आया एक कि जब चंद्रशेखर जी को गोली लगी तो मैंने वहीं से कमान संभाल ली। क्या कमान संभाल लिया हमने? गोली लगी तो मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा अभी। इनका वक्तव्य है कि मैंने वहीं से कमान संभाल ली। क्या कमान संभाल लिया आपने? गोली लगी तो कुछ भी अपने मियां वो मिट्टू बनना, वो है ना, अपने मुंह मिट्टू बनना, वो वाली बात है। कुछ भी अंटसंट एक तरफा, कुछ भी अंटसंट बोला जा रहा है। आप लोग सामाजिक ही नहीं है, आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी सामाजिक गलतियां। और खासकर अब मैंने रोहिणी गावड़े जी के बारे में बता दिया है कि वो बेतुके दावे करती हैं कि ये मैंने मूवमेंट खड़ा कर दिया। 2021 में आई है। इस मूवमेंट का चरम था 2019 और 20 में, जो बीमार में आर्य समाज पार्टी का जो अगर आंदोलन का अगर आपको चरम देखना था कि एक कॉल आई और कोई तैयारी नहीं, कोई हमारा पदाधिकारी भी नहीं है और लोग वहां पहुंच गए बीमार के नाम से। 19 और 20 में हमारा इसका चरम था। जो ये जो प्रस्फुटन हुआ वो उस बेचैनी से पैदा हुआ जो मायावती जी की निष्क्रियता से पैदा हुई। दोबारा सुनिए, मायावती जी की निष्क्रियता, आराम शाही से जो समाज में बेचैनी और चिंता पैदा हुई, उसके चलते भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आंदोलन का प्रस्फुटन हुआ और वो 19-20 में बहुत भयंकर रूप से फूटा। और ये अच्छी बात है कि आज हमारे पास एक नेता है जो एक आवाज लगाए तो हम लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर सकते हैं और अपनी ताकत दिखा सकते हैं। तो हमको बहुत ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। और रोहिणी जी से मेरी यही है कि आज विनोद जी यादव ने जो दावा किया है कि आपको पहले दिन से पता था कि वो शादीशुदा हैं, उसके बाद अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो आप उनसे आंखों में आंख मिलाकर, उनको भी आपने आपके घर से तो कोई धमकी गई है तो धमकी मेरी भी सुन लीजिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपके पापा ने जो मेरे को घर बैठ के धमकी दी है। मेरी ट्विटर में ट्वीट मैं करता हूँ बहुत संभल के और 4 बार पढ़ के। एक शब्द इधर से उधर नहीं कर सकते आप कि मेरे पे कोई केस बन जाएगा। इतना तो मेरे पिताजी ने पढ़ाई पे मेरी खर्च किया, तो इतनी तो मेरी जिम्मेदारी है। इसमें भी बोला हो तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकते आप। अगर मैंने ट्वीट पे कोई सवाल आज तक आपसे गलत नहीं पूछा होगा तो आप जाइए कोर्ट केस कीजिए, कोर्ट में जाइए, FIR लिखाइए। अगर आप ड्रामे करेंगी तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। और आप बिल्कुल ही आपके जो बहुत सारे फोटोज आए हैं वो दिख रहे हैं कि आप लगातार इधर उधर हाथ पांव मार रही हैं। कैरियर खूब बनाओ, कैरियर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से कैरियर बनाया जाएगा कि आप किसी को बदनाम करोगे, किसी की राजनीतिक हत्या करके षड्यंत्र में प्लान शामिल हो गए, आप राजनीतिक कैरियर पहली बात तो बनेगा नहीं। आज की तारीख में आप ये मान लीजिए कि जो बहुजनवादी लोग हैं किसी को भी टारगेट कर लें, वो किसी का भी पार्टी का टिकट लिया, उसको दफनाना तो दफना देंगे। ये सुन लीजिए आप, अगर आप जरा भी राजनीतिक इच्छा रखती हैं तो जो बहुजनवादी लोग हैं वो उतनी ताकत है उनमें, वो जीत नहीं पाते हो, लेकिन ये तय करने में तो ताकत रखते हैं। हम लोग राजस्थान में हम लोगों ने आज तक एक भी दलित MLA नहीं बनाया बसपा से या भी जो भी है, लेकिन जब चाहे जिसका हम भर सकते हैं फौरन। तो आप ये भी बोल जाइए कि पंगे लेके बहुत ज्यादा आगे कोई चला जाएगा।
और आज ही तो कल वो षड्यंत्रकारी लोग जो आपके पीछे हैं वो सब पर्दाफाश होंगे, दिख भी रहे हैं। कांग्रेस के भी जो नेता हैं, कांग्रेस की जो आइडिया है, जो आपकी आईडीज, कांग्रेस की बड़ी बड़ी आईडीज जो धीरे से वो लाइक कर जा रही हैं और वो रीट्वीट कर जा रही है, वो भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यूपी कांग्रेस का भी इसमें दिख रहा है सारा पीछे पीछे, ठीक है। तो ये होगा नहीं, और हम तो समझ गए कि आप एक षड्यंत्र के रूप में आपको, या तो आप बहुत ज्यादा भूलिए, तो आपको कोई भी षड्यंत्र के रूप में आपको प्रयोग कर रहा है, तो हम आपसे ये भी कहेंगे कि आप टूल बनना बंद कर दीजिए, उपकरण बनना बंद कर दीजिए किसी का हाथ हो, खासकर जातिवादियों का हाथ हो। और जहां आपको लगता है ना ये आप अभी अंबेडकरवादियों पर अटैक कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए कुछ जातिवादी लोग आपको पीछे से बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको एक बेवकूफ इंसान समझते हैं कि आपकी राजनीति कोई समझ नहीं है। और रही बात आपके शोषण की, आप बताइए, ये इल्जाम किसी गांव की बेचारी ने, गरीब लड़की ने लगाया होता तो बात मानते, गरीब लड़की का शोषण कर दिया। आप खुद स्विट्जरलैंड में बैठी हुई हैं, एक अच्छी खासी करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप पे गई हैं, 26+ आपकी एज उस समय रही 2021 में, और आप सब समझदारी है, आप जो भी कर रहे हैं, आप सहमति से जो भी आपका दोस्ती हुई है, और उसके बाद आप उन चीजों पे इस कदर पे आप कर रही है कि आप एक फोटो वीडियो वायरल कर रही है, आप धमकी दे रही है कि मेरे पास बहुत सारा मसाला है। आपकी 2023 की मैं आपकी स्क्रीनशॉट भेज सकता हूं जिसमें आप धमकी दे रही है कि मेरे पास बहुत सारा मसाला है। लोग पूछ भी रहे हैं कि भाई मसाला डाल दो। आप 2024 में बोल रही है मेरे पास बहुत सारा मसाला तो डाल दो, यानी कहीं ना कहीं आप झूठ बोलती हैं कि आप एक ईमानदार रिलेशन में थी। आप शुरू से ही सोच रही थी कि मैं इसको ब्लैकमेल करके कैसे न कैसे करके अपने मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी, लेकिन वो हुई नहीं। और मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं चंद्रशेखर जी को। मैं तो अब बोलना नहीं चाह रहा। बहुत सारे लोग होते हैं जो सामाजिक उसमें ये जो अपमान को देख के डर के और बहुत सारे ब्लैकमेल का शिकार हो जाते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी को कि उन्होंने बदनामी को स्वीकार किया और ब्लैकमेलिंग के सामने रुके नहीं। ये तो खुलेआम ब्लैकमेलिंग है भाई। किस चीज का इंतजार है? अगर आपके पास कुछ और भी है मसाला तो किस चीज का इंतजार है? आपको तो कोर्ट जाकर अभी तक सबमिट कर देना चाहिए था। आप धमकी देते हो मेरे पास और भी मसाला है, यानी कहीं ना कहीं अभी भी आपकी ब्लैकमेलिंग चल रही है कि सरेंडर करो और मेरी मनोकामना इनको पूर्ण होने दो, नहीं तो फिर मैं ये करूंगी। किस बात का इंतजार है अभी आपका? किसी के परिवार को तोड़ के अगर आप उस जगह फिट भी हो जाती हैं, आप करिए शादी नहीं की मेरे से, शादी का वायदा किया, किसी बसे बसाए घर को, एक बच्चे का क्या दोष है? अगर आप कर भी जाती वो, तब मैं उसे ज्यादा गलत मानता, तो समाज भी उस चीज को ज्यादा गलत मानता। ये बात आपको भी समझने की जरूरत है।